नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम कार्यक्रम की ओर रुख कर लेते हैं। मुंबई में आयोजित वेव्स 2025 विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मेलन एक तरह से ग्लोबल टैलेंट और क्रिएटिविटी के इकोसिस्टम की नींव रख रहा है, जहां 100 से ज्यादा देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, निवेशक और नीति निर्माता एकत्रित हुए हैं। उन्होंने इसे एक वेव के रूप में परिभाषित किया जो दुनिया भर में कला और मनोरंजन के क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा। विभाग द्वारा जो हमें ज्ञात है और नए जो मेंबर्स चुन के आए या नया बोर्ड चुन के आया उनके द्वारा क्या कहते हैं प्रस्ताव पे वो बनाना क्या कहते हैं विकास कार्य के जो प्रस्ताव लिए गए हैं और उस पर एस्टीमेट बना दिए गए हैं। हो सकता है 15 मई के आसपास टेंडर भी लग जाए, लेकिन मेरा ये कहना है ठेकेदार टेंडर लेने में तभी तो सक्षम होगा जब उसका कोई भुगतान किया जाएगा। पिछले 15-20 फरवरी की बात है, आज 30 अप्रैल तक किसी भी PWD सेक्शन के ठेकेदार का एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे कैसे काम से कल ठेकेदार के लिए टेंडर कॉल कर देंगे, ठेकेदार को FD के लिए पैसे भी चाहिए, टेंडर के लिए भी पैसे चाहिए। अब भुगतान नहीं होगा तो कहाँ से व्यवस्था करेगा इन चीज़ों के लिए? भाई विभाग अगर काम कराना चाहता है, ठेकेदारों से सपोर्ट चाहता है तो ठेकेदार को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा विभाग को। बिना भुगतान के तो कोई चले, पैसे का काम तो पैसे से चलता है ना। काम करा लो, एडवांस भी कर देते हैं ठेकेदार जी के कहने से, लेकिन उसके बाद भुगतान के लिए एस्टीमेट नहीं बन रहा है या भुगतान नहीं करा जा रहा है, ये तो विभाग को देखना चाहिए। विभाग के अधिकारियों को सबसे ज़्यादा तो ये स्थिति हमारे अकाउंट सेक्शन की खराब है। चलिए आगे बढ़ेंगे मसूरी की ओर, जहां पर कश्मीरी मूल के व्यापारियों के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के बाद मसूरी सीओ मनोज असवाल ने खुद कोतवाली में बैठक कर सभी पक्षों से बातचीत की। वायरल वीडियो में कुछ युवकों द्वारा माल रोड पर सामान बेच रहे कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट और अभद्रता दिखाई गई थी। पुलिस ने 23 अप्रैल को ही वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। सीओ ने बताया कि मारपीट करने वाले युवक कश्मीरी पटरी व्यापारियों के खिलाफ पहले से विरोध जता रहे थे और पहलगाम आतंकी हमले से आक्रोशित भी थे। हालांकि कश्मीरी व्यापारियों ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की, लेकिन पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच की और कड़ी कार्रवाई की। बैठक में मसूरी में रह रहे कश्मीरी मूल के व्यापारियों ने साफ किया कि उन्हें मसूरी में कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है। मसूरी वासी उनके त्योहारों, सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद भी पहलगाम में हुए हमले से बेहद आहत है और आतंकवाद का अंत चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण पर SSP देहरादून ने खुद संज्ञान लिया और शॉल बेचने वाले उन कश्मीरी व्यापारियों से बातचीत की जो मसूरी से लौट गए थे। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि मसूरी और देहरादून में वे निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर सकते हैं। साथ ही SSP ने कुपवाड़ा पुलिस से भी संपर्क कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा देने को कहा है। मसूरी पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। मसूरी में सभी कश्मीरी नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित है और पुलिस लगातार संपर्क में है। मैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ पे हो गया 10 साल। 10 साल में आज तक लोग जो यहाँ के हैं बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा करते हैं। और यहाँ की जो पुलिस है, ये जब से ये घटना घड़ी है तब से हर दिन हमारे पास आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अच्छे हो, ठीक हो, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। जो भी यहाँ पे चाहे लोकल हो, पुलिस हो, कोई भी 10 साल से हम यहाँ हैं, आज तक कोई घटना हमारे साथ कोई नहीं घटी है। 8-10 साल हो गए सर। तो मसूरी में आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ कश्मीरियों को मारते हुए दिख रहे हैं, तो क्या उस वीडियो से क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमने तो देखा नहीं कुछ, पर मसूरी हमारे में साथ बिल्कुल तो कुछ ठीक है, ऐसा आप हुआ नहीं। यहाँ ऐसा कोई ऐसा माहौल तो नहीं है मसूरी में जैसा आपको लगता है? ये जनरल एक मीटिंग थी कि हमारे मसूरी में जो हमारे कश्मीरी भाई रह रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हों या कोई लेबर हों या कोई फेरी वाले हों, तो एक आपस में परिचय भी था और एक उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देना था कि हम आपके साथ हैं। और जैसे कई बार देश में किसी हिस्से में कोई घटना हो जाती है तो उसको लेके कतिपय संगठन या व्यक्तियों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमने ये मीटिंग करी कि अगर इन्हें कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम लोग उसके लिए तत्पर हैं। वैसे तो ऐसी कोई समस्या आने नहीं पाएगी, लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति विशेष
कहीं पे भी किसी को अगर कोई परेशानी होती है किसी भी व्यक्ति द्वारा या संगठन के द्वारा तो हमसे संपर्क करें, हम उनके साथ खड़े। मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ पे हो गया 10 साल। उत्तराखंड में वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक को लेकर अब जन जागरूकता अभियान तेज किया गया है। इस्लामिक विद्वान और समाजसेवी डॉक्टर शालिनी अली ने कहा कि वक्फ कानून में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन से आर्थिक रूप से कमजोर मुसलमानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने अपील की कि मुस्लिम समुदाय गुमराह न हो, क्योंकि अब वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी, दान की गई जमीन का ऑडिट होगा और इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। वहीं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को विधि विधान से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इस पावन मौके पर देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु केदार घाटी पहुंचने लगे हैं। मंदिर को इस बार खास तौर पर सजाया गया है। ऋषिकेश और गुजरात की पुष्प समिति ने 108 क्विंटल फूलों से बाबा के दरबार को एक दिव्य रूप दे दिया है। मंदिर परिसर में सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक की पूरी तैयारियां कर ली गई है। शाम के समय बाबा के पंचमुखी चल विग्रह डोली के मंदिर पहुंचने के साथ ही केदारनाथ धाम में भक्तिभाव चरम पर होगा और 4 धाम यात्रा का आधिकारिक आगाज हो जाएगा। मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से, और मैं अब तक 7,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। मैंने 6,000 किलोमीटर साइकिल से किया है, 1,000 किलोमीटर ट्रैवल करके बाइक करके लेके एक साथ कुछ मतलब अभी इतना मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, इतना प्रसन्न वातावरण यहाँ पे। मैं बहुत दिनों से बचपन से मेरा सपना था कि यहाँ पे आऊँ, दर्शन करूँ केदार बाबा के, और वो समय अभी आया है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और मैं एक हाथ लेकर यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही मतलब स्ट्रगल करके। जो लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी से बहुत परेशान हो, डिमोटिवेट हो लोग, और उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई मैं एक हाथ लेकर यहाँ तक आ सकता हूँ, तो आप क्यों ना आ सकते, आप भी आ जाओ। मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से, और मैं अब तक 7,000 किलोमीटर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कल यानी 2 मई की सुबह 7 बजे से खोल दिया जाएगा। कपाट खुलने से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ धाम में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। बाबा की भव्य डोली आज शाम केदारनाथ धाम पहुंचेगी। मंदिर परिसर और आसपास की जगहों को फूलों से सजाया गया है और प्रशासन ने सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए हैं। कपाट खुलने को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश के आरपीएस स्कूल के 2 छात्रों ने CISE बोर्ड की परीक्षा में शहर का नाम रोशन कर दिया है। इंटरमीडिएट में कृष्णा अग्रवाल ने 97.7% और हाई स्कूल में विराट कुमार राव ने 98.2% अंक हासिल कर सिटी टॉप किया है। दोनों छात्रों की इस सफलता पर स्कूल प्रबंधन और परिजन बेहद खुश नजर आए। छात्रों ने अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया और बताया कि टाइम टेबल से पढ़ाई और एकाग्रता बनाए रखने से सफलता मिली है। और छात्रों के घर पहुंचे विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी उन्हें और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ऋषिकेश अब शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ के बच्चे हमेशा अपने एग्ज़ाम में अच्छा उनका रिजल्ट आता है। और मैं अभी जिस जगह पे बैठा हूँ, हाई स्कूल में विराट राव 98.2% मार्क्स लेके इसने यहाँ पे टॉप किया है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं बधाई देने के लिए बच्चे को आया हूँ, उनके परिवार को बधाई दे रहा हूँ। और इसी प्रकार से इंटर में भी जो कृष्णा अग्रवाल है, इसने भी 97.75% मार्क्स पाए। यानी कि मैं ये देखा हूँ 2% मार्क्स यदि मिल जाता तो 100% होता, तो मैं इसे 100% ही मानता हूँ। अगर आप देखें कितने मेहनती ये बच्चे हैं, कितने मन का भाव इनका अच्छा है, जो मन में ठान। तो वहीं लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर 2 पिंक यूनिट स्क्वाड गठित की गई, जो सक्रिय रूप से क्षेत्र में गश्त कर रही है।
लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल के निर्देश में पिंक यूनिट की महिला पुलिसकर्मी राजकीय इंटर कॉलेज लक्ष्मण झूला पहुंची, जहां उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उन्हें 112 आपातकालीन नंबर की जानकारी दी और किसी भी आपत्ति की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने की अपील की है। थाना प्रभारी ने बताया कि पिंक यूनिट स्कूल के आसपास निरंतर निगरानी रख रही है और मंचलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं को जागरूक करते हुए उन्हें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या पीछा किए जाने पर तुरंत सूचना देने को कहा गया है। इस पहल के अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने भरपूर सराहना की है। तो वहीं नैनीताल में बुधवार देर रात उस वक्त हंगामा हो गया जब एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में समुदाय विशेष के एक बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपी ने किशोरी को घरेलू काम के बहाने बुलाकर पहला फुसलाकर अपनी कार में बैठाया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी परिजनों को मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की खबर शहर में फैलते ही हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और कार्यकर्ताओं ने मल्ली ताल कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात बिगड़े और कुछ अराजक तत्वों ने दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। कुछ जगहों पर मारपीट की भी खबरें सामने आई। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया है। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस अलर्ट मोड पर है। एक विधर्मी समाज के विरोध द्वारा एक नाबालिग लड़की का करीब करीब 3 महीने से यौन शोषण हो रहा था। आज उस लड़की ने बड़ी हिम्मत करके कुछ सहयोग लेके अपने घर में इस मामले की सूचना दी। मेरे पास न्यूज आई करीब करीब 8:30 बजे के आसपास। तो हम लोग थाने आए। थाने मालूम हुआ कि उस लड़की के बयान हो रहे हैं और जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा, जो मेरे सूत्रों से मालूम चला है, पुलिस सूत्रों से मालूम चला है कि उसको पुलिस लाइन भेज दिया गया। मल्लीताल क्षेत्र का ये मामला है। शाम के समय एक बच्चे के माता पिता यहाँ पे आए, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर में ये आरोप था कि एक व्यक्ति के द्वारा उनके बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पे कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। उस बच्चे का मेडिकल कराया गया है और साथ में ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। मेडिकल होने के बाद जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात कर दी गई है। काफ़ी स्थानीय जनता में आक्रोश था, उनके द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस उसको भी संयमित ढंग से हैंडल कर रही है। एक विधर्मी वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ के पास तपोवन क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां निर्माण सामग्री से भरा एक ट्रक बैक करते हुए अनियंत्रित होकर ऋषिगंगा नदी में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम देर रात घटनास्थल के लिए रवाना हुई। ये ट्रक एनटीपीसी तपोवन परियोजना में कार्यरत बताया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम द्वारा घटनास्थल पर गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि लापता व्यक्ति की तलाश की जा सके। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में डीजीपी उत्तराखंड दीपम सेठ और एनडीजी वी मुरुगेशन आज सुबह श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, संचार सुविधाएं, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की व्यापक समीक्षा की है। साथ ही अधिकारी ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। यात्रा मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे, हेल्प डेस्क, मेडिकल सुविधाएं और ट्रैफिक प्लान की भी जांच की गई है। बता दें कि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए विशेष रणनीति बनाई जा रही है ताकि यात्रा सुरक्षित रहे। बताते चले कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 अप्रैल को खोले जाएंगे और इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं।
तो वही प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन इस बढ़ती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 1 से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी की भी चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि लगातार 5 दिन तक बारिश होने से बढ़ते तापमान में कमी आएगी। गौरतलब है कि 3 दिन पहले राजधानी देहरादून में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो वर्तमान में 35 डिग्री के आसपास चल रहा है। अब इसमें गिरावट आने के मौसम विभाग ने संभावना जताई है। एक्टिविटी बढ़ेगी तो 1 और 2 तारीख को उत्तराखंड में जो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, यहाँ पे अनेक स्थानों तक में भी हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है 1 और 2 तारीख को। इसी तरीके से 3, 4, 5 तारीख में भी उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों तक में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें जो चेतावनी की बात करें तो आज जो है उत्तराखंड के जो मैंने जनपद बताए पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं कहीं जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी और जो है तेज़ झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। एक्टिविटी बढ़ेगी तो 1 और 2 तारीख को उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध रम्माण मेले का धूमधाम से हुआ आयोजन। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ प्रखंड के सलूट डूगरा गांव में बुधवार को विश्व प्रसिद्ध रम्माण वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज मेले का धूमधाम से आयोजन किया गया है। इस दौरान पौराणिक परंपराओं और पूजा अर्चना पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सलूट गांव में आयोजित रम्माण मेले रामायण का ढोल ढमाऊ और 18 तालों पर जागरों के साथ मंचन किया गया। इसके साथ ही कलाकारों ने यहाँ धूमधाम के साथ भूमियाल देवता मंदिर के प्रांगण में आयोजित मेले में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के पात्रों ने ढोल दबाव की थाप पर नृत्य करते हुए रामायण का मंचन किया, जिसमें राम जन्म, सीता स्वयंवर, वन प्रस्थान, सीता हरण, हनुमान मिलन, तमाम रामायण के पल को दिखाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। निर्माण कार्यकर्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के द्वारा सुशासन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ रही। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों के नक्शे पेंडिंग पड़े हैं वे लोग मांगे गए दस्तावेजों के आधार पर कैंपों में पहुंचे और अपने नक्शों को पारदर्शिता के साथ स्वीकृत करा सकते हैं। इस कैंप का उद्देश्य समाज में विकास की सोच को पहुंचाना है। एचआईडीए विभाग के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के द्वारा बताया गया है कि जो पेंडिंग नक्शे थे उनमें से लगभग 80 नक्शे अब तक पास हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट जरूरी है, जिसको लेकर विभाग लगातार कार्य कर रहा है और गांव में भी नक्शा पास करने की प्रक्रिया की जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का भी डेवलपमेंट हो सके। उन्होंने कहा कि इस कैंप का उद्देश्य जनता को जागरूक करना है। हम लोगों ने रेजिडेंशियल मैप्स और 75 मीटर स्क्वायर के नीचे जो कमर्शियल मैप्स थे उनको पास करने के लिए यहाँ हम लोग आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। तो हमारे पास जो पेंडेंसी थी अभी 111 मैप्स की थी जब हमने ये कैंप लगाने का विचार लिया था आज से 3-4 दिन पहले। उसमें से खुशी की बात है कि 80 मैप्स हम पास कर चुके हैं, 80 मैप हम पास कर चुके हैं, मतलब निर्गत हो चुके हैं। बाकी बचे हुए मैप पे कार्रवाई चल रही है। तो कुछ फाइल्स होती हैं रिजेक्शन में जाती हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमने रखा था कि 20% से कम रिजेक्शन होना चाहिए, तो वही हम देख रहे हैं कि वो उस फिगर की तरफ हम जाते आ रहे हैं। साथ ही साथ 6 से 7 फाइलें अभी फ्रेश आई थी जो लोग आज ही मैप लेकर आए, तो उसमें से 6 फाइलें हम लोग पास कर चुके हैं। तो ऐसे जैसे लोग आते जा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हैं, क्योंकि चेकलिस्ट हमने दे रखी है वेबसाइट पे। चेकलिस्ट में अगर लोगों को दिख जाता है कि ये डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अगर उनको अभी भी आपके माध्यम से पता लगता है, अगर वो आते हैं तो आज और कल भी यहाँ कैंप लगेगा, तो कल भी आके यहाँ पास करा सकते हैं। हम लोगों ने रेजिडेंशियल मैप्स और 75 मीटर स्क्वायर के नीचे जो कमर्शियल मैप्स थे उनको पास करने के लिए यहाँ हम लोग आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं हमारे
तो पौड़ी शहर में अब मीट, मछली और मुर्गे की दुकानों पर मांस विक्रेताओं का नाम और दुकान के प्रकार की लिस्ट लगानी अनिवार्य होगी। शहर में जगह जगह खुली मीट, मछली की दुकानों के अंदर ही मुर्गी और मछली काटे जाते हैं और उसी गंदगी में मांस की बिक्री की जाती है। नगर पालिका प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए शहर में संचालित मीट की दुकानों पर मांस विक्रेताओं का नाम, दुकान का प्रकार, झटका अथवा हलाल और रेट लिस्ट लगाने के साथ ही नगर पालिका की अनापत्तित लगाने के भी सख्त आदेश दिए हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शांति प्रसाद जोशी ने बताया कि मांस विक्रेताओं को इस आशय नोटिस प्रेषित कर दिए गए हैं। नोटिस पर अमल करने के लिए विक्रेताओं को 7 दिन का समय दिया गया है। यदि 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं की जाती तो उनके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर पालिका पौड़ी में हमारी लगभग 25 या 26 दुकानें मांस विक्रय की हैं। यहाँ पर मांस का विक्रय किया जाता है और ज़्यादातर यहाँ पर मछली, मुर्गा और बकरे का ही विक्रय है। हमारे संज्ञान में ये आया था कि कुछ भावनाएं भी आहत हो रही हैं। कुछ रेट लिस्ट और गंदगी सफाई का कंट्रोल तो हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हलाल और झटका और दुकानदारों के नाम थे, इस विषय पर भी बाज़ार में कुछ प्रतिनिधि मंडलों द्वारा इसमें आपत्ति की गई थी। एक तरफ सेना का वार और दूसरी तरफ पोस्टर पर तकरार। क्या कुछ सियासी माहौल इस वक्त, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले उनके खिलाफ आतंक का साथी जैसे विवादित पोस्टर लगाए गए। इसने राजनीतिक तनाव को जन्म दे दिया है। लेकिन इसके पीछे की असल कारण को ढूंढा जाए तो पता चलता है कि जिस तरह कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के बगैर सर वाला पोस्टर जारी किया था, उसके प्रति उत्तर में यह पोस्टर जारी किया गया है। दरअसल पहलगाम अटैक के मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सोशल मीडिया पोस्ट में निशाना बनाया था। सोशल साइट एक्स पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की सरविहीन तस्वीर के साथ जिम्मेदारी के समय गायब जैसे आपत्तिजनक संदेश थे। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़ी हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस अब लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन गई है। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, पार्टी की आधिकारिक नीति नहीं है और कुछ नेताओं की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने ऐसा कदम आखिर उठाया क्यों, जिस पर बवाल मचने पर मजबूर होकर कदम पीछे खींचने पड़े। क्या कांग्रेस अपने नेताओं के लिए कुछ कड़े फैसले नहीं ले सकती है, जिससे ऐसे बयानों से बच सके? आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान है, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए। उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें, लेकिन उस दिन वो बिहार के मधुबनी में रैली कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। मोदी की गैर मौजूदगी का मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी। सिद्धरमैया की तो पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने की सलाह ने अलग ही बवाल मचा दिया। तो वहीं मोदी को लेकर जारी किए गए पोस्टर पर अमित मालवीय ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, जिस तरह से कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया, अब कोई संदेह नहीं रह गया कि ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है।
ये मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उकसावे की एक छिपी हुई कोशिश भी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जहां एक और सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की दिशा में अग्रसर है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जबकि चुनावी रैलियों में व्यस्त नजर आए। अब इससे सवाल उठता है कि क्या सरकार विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए तैयार है? क्या सरकार विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लेना चाहती है? तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं था। लेकिन अगर राजनीतिक से इधर विचार किया जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि पूरे विश्व और देश की जनता तक यह संदेश पहुंचाना था कि हम इस हमले से डरे नहीं हैं, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और देश की जनता इस हमले से जरा भी विचलित नहीं है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमला और राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर विवाद ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है, जहां एक और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें। अब इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।